गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे केमिस्ट्री में अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है 11। हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिनॉल की अभिक्रियाएं देखी। तो पहले अल्कोहल, उसके बाद फिनॉल की अभिक्रियाएं देखी। अब हम लोग ईथर की अभिक्रियाएं देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ईथर के लिए। उसके बारे में हम लोग सब जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहला है उसमें उसका विचलन। तो ईथरों का विचलन मतलब कि हम लोग इसमें ईथर की बनावट देखने वाले हैं। ईथर को बनाएंगे। ईथर को अलग अलग पद्धतियों से बना सकते हैं। उसमें पहली पद्धति है अल्कोहल के निर्जलन द्वारा ठीक है कि भाई प्रोटिक एसिड कि जिसमें हाइड्रोजन हो ऐसा एसिड हमको लेना है। उदाहरण है कि भाई सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड की उपस्थिति में अल्कोहल निर्जलित हो जाती है। अभिक्रिया का उत्पाद एल्कीन होगा अथवा ईथर। यह अभिक्रिया की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। मतलब कि हम लोग अभिकर्मक एक ही लेंगे, उसके साथ प्रक्रिया का जो अभिकर्मक है वो भी एक ही प्रकार का लेंगे, परंतु प्रक्रिया परिस्थिति बदलने पर मिलने वाला उत्पाद जो है वो बदल जाता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि भी CH3CH2OH 2 कार्बन वाला अल्कोहल ये है इथेनॉल। इथेनॉल की प्रक्रिया हम लोग H2SO4 के साथ कर रहे हैं। ये है प्रोटिक एसिड जिसमें H+ होगा। लेकिन पहली बार में क्या हो रहा है कि यहाँ का OH और यस कार्बन का H दूर हो जाता है, जिसे निर्जलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। पानी का अणु दूर हो जाना। ठीक है। दूसरी बार H2SO4 में ऐसा होता है कि यहाँ पर हम लोग 2 मोल लिखते हैं। 2 मोल से ऐसा होता है कि कार्बन दो बार हो जाते हैं। 2 कार्बन एक बार, 2 कार्बन दूसरी बार, जबकि OH जो है वो 2 बार होता है। उसमें से H2O जो है वो दूर हो जाता है तो बचता है सिर्फ O। इस तरह से ये मिला ईथर। ये है इथॉक्सी इथेन। अब ऐसा क्यों हुआ? दोनों ही H2SO4 के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन इसमें प्रक्रिया परिस्थिति में ऐसा है कि ये 443 केल्विन तापमान पे गर्म किया गया और ये 413 केल्विन तापमान पर। अर्थात प्रक्रिया परिस्थिति बदलने पर प्राप्त उत्पाद जो है वो बदल जाता है। ईथर का विचलन एक द्विअणुक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम लोग SN2 कहते हैं, उसमें अल्कोहल अणु एक प्रोटोनिल अल्कोहल अणु पर आक्रमण करता है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, और उसके मुताबिक हम लोगों को जो है वो उत्पाद प्राप्त होते हैं। अल्कोहल का अम्लीय निर्जलन जिसमें एल्कीन बनती है एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संबंधित है जो ईथर देती है। तो अल्कोहल का यहाँ पे जो निर्जलन प्रक्रिया है वो हम लोगों को आल्कीन देता है। ये वाली भी निर्जलन प्रक्रिया है जिससे हम लोगों को क्या मिलता है? ईथर। परंतु ये वाली जो प्रक्रिया है वो SN2 प्रक्रिया है, जबकि ये वाली जो प्रक्रिया है ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है। चलो, यह विधि केवल प्राथमिक अल्किल समूह युक्त ईथरों के विचलन के लिए ही उपयुक्त होती है। अल्किल समूह अबाधित तथा मापक्रम निम्न होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया अल्कीन के बनने में सहायक होगी। अर्थात ये ईथर नहीं बनेगा, अल्कीन बन जाएगा।
जब अल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक होगा, यहाँ पे हम लोग ने जो अल्कोहल लिया है वो एक प्राथमिक प्रकार का है। हाइड्रोक्सिल समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है। यदि हम लोग यहाँ पर अल्कोहल द्वितीयक या तृतीयक लें तो अभिक्रिया SN1 पथ का अनुसरण करती है। मतलब कि यहाँ पे जो SN2 प्रक्रिया हो रही है, ये SN2 प्रक्रिया की जगह SN1 होगा, जिसके बारे में हम लोग जो है बाद में अभ्यास करेंगे। तथापि द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के निर्जलन से ईथर को प्राप्त करना असफल होगा। मतलब कि यदि हम लोग यहाँ पे द्वितीयक अल्कोहल और तृतीयक अल्कोहल लेंगे तो हम लोग को ईथर मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रतिस्थापन और विलोपन की प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन की बजाय विलोपन होने के परिणाम स्वरूप आल्कीनें सरलता से बनेगी। तो वहाँ पर SN1 से क्या हो जाएगा, SN2 यहाँ पर प्रक्रिया जो हो रही थी उसके स्थान पर SN1 हो जाएगा, और SN1 से हम लोगों को कौन सी उत्पाद मिलेंगी, आल्किन जो है वो प्रक्रिया हम लोगों को मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं आगे। विलियमसन संश्लेषण। यह सममित और असममित ईथर को बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इस विधि में एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। प्रतिस्थापित एल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि द्वारा बनाई जा सकती है। इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का SN2 का आक्रमण होता है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं कि भाई एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड के साथ हम लोग प्रक्रिया करेंगे। स्वाभाविक है ये सोडियम और ये X जो है वो दूर हो जाएगा, NaX, और हम लोगों को मिलेगा ROR- अर्थात ईथर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग SN2 प्रक्रिया करें जिसमें हम लोग तृतीयक अल्किल जो है सोडियम ऑक्साइड अगर हम लोग लेते हैं तो एल्कोक्साइड आयन, तो इस अभिक्रिया में प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन SN2 आक्रमण होता है। वो तो हम लोगों ने देख लिया, प्राथमिक एल्किल हैलाइड पर एल्कोक्साइड आयन का आक्रमण होता है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो अगर SN2 हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर तृतीयक सोडियम एल्कोक्साइड लेकर उदाहरण को समझाते हैं। ये है आप लोगों का अल्किल हैलाइड। प्रक्रिया में ऐसा होगा, Na और Br दूर हो जाएगा और यहाँ पर ये 3 कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये CH3 जुड़ जाएगा। अगर अल्किल हैलाइड प्राथमिक होता है तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। ये वाला अल्किल हैलाइड होगा तो परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। द्वितीयक एवं तृतीयक अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया में विलोपन प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्थापन से आगे होता है, अर्थात प्रतिस्थापन होगा नहीं, उसकी जगह क्या हो जाएगा, विलोपन। ठीक है ना, विलोपन होने से हमको कौन सा उत्पाद मिलेगा, आल्किन डबल बॉन्ड। यदि तृतीयक अल्किल हैलाइड का उपयोग किया जाता है तो उत्पाद के रूप में केवल अल्किन प्राप्त होता है, कोई ईथर बनता नहीं है। जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं और तृतीयक अल्किल हैलाइड ले लेते हैं। दरवाजा बंद कर दीजिए मैडम। सोडियम और Br जो है वो दूर हो जाता है, CH3। अब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोगों को डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसमें प्रक्रिया में ऐसा होगा कि CH3ONa और यहाँ का कोई एक हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ का कोई भी हाइड्रोजन 1 2 3 कार्बन पे से कोई भी एक हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन जो है वो दूर हो जाता है और Na भी दूर हो जाता है। ब्रोमीन जो है वो सोडियम के साथ जाता है जबकि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ जाता है। तो ये मिल जाता है मेथेनॉल प्लस NaBr। अब बचा क्या वो हमको देखना है।
तो अगर मानो कि 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है ना, मध्य में एक कार्बन, कोई भी कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन दूर होता है, इसलिए संयोजकता के अनुसार जो है हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड रख देंगे और इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन। ठीक है, तो ये थी जो है ईथर की बनावट। उसमें और भी है कि अगर हम लोग एराइल ईथर मतलब कि बेंजीन के ऊपर ईथर बनाना चाहे तो भी बना सकते हैं। जैसे कि फिनॉल को भी ईथर में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि फिनॉल का उपयोग फिनॉक्साइड अर्धांश मॉइटी के रूप में होता है। जैसे कि फिनॉल से अगर हम लोग प्रक्रिया करें, फिनॉल बेंजीन के ऊपर OH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उससे भी हम लोग ईथर बना सकते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, अल्किल हैलाइड के साथ प्रक्रिया करेंगे तो इस तरह से हम लोगों को ईथर मिल जाएगा। तो यदि हम लोगों को ईथर बनाना है तो हम लोगों को ये सारी सावधानियां रखनी पड़ेगी कि कब SN1 इस्तेमाल करना है, कब SN2 इस्तेमाल करनी है। या नहीं तो क्या होगा कि भाई प्रतिस्थापन की जगह विलोपन हो जाएगा, अर्थात ईथर की जगह हमको क्या मिल जाएगा, आल्किन। हम लोग आल्किन बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, ईथर बनाने के लिए बैठे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एग्ज़ाम में अगर आल्किन बनावट आए तो ध्यान रखना, ये प्रक्रियाओं में से भी आल्किन की बनावट हम लोगों को पूछा जा सकता है। इसलिए कब कब आल्किन बनता है, कब कब ईथर बनता है, उसकी बराबर एक नोट्स बनाना और उसको जो है उसके बीच का अंतर समझ लेना। चलो अब हम लोग बात करते हैं ईथरों में रासायनिक अभिक्रियाएं। तो 11.6.3 तो ईथरों की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखो ईथरों के बनावट में हम लोग ईथर को उत्पाद की तरफ बनाते हैं। हम लोगों ने ईथरों की बनावट में 2 प्रक्रिया देखी। एक निर्जलन देखी जिसमें हम लोगों ने प्रोटिक एसिड लिया था, अलग अलग तापमान लेते हैं तो अलग अलग उत्पाद मिलता है, इसलिए जब ईथर बनाना हो तो तापमान उसके मुताबिक लेना पड़ेगा। और विलियमसन संश्लेषण में तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई अल्किल हैलाइड की सोडियम अल्कोक्साइड की साथ प्रक्रिया से हम लोगों ने ईथर बनाया। ठीक है ना, उसमें भी हम लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि जो अल्किल हैलाइड लेते हैं वो प्राथमिक प्रकार का ही होना चाहिए। यदि आप लोगों ने अल्किल हैलाइड तृतीयक प्रकार का ले लिया तो फिर वो जो है आल्किन बनाएगा, ईथर बनाएगा नहीं। चलो अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। देखो रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा होगा कि पहले हम लोग C बॉन्ड O ब्रेक करेंगे। तो लिखते हैं पहला ईथरों में C बॉन्ड O आबंध का विदलन। ईथर प्रक्रिया प्रकार्यात्मक समूहों में सबसे कम अभिक्रियाशील होती है। ईथरों के C बॉन्ड O आबंध का विदलन उग्र परिस्थितियों में हाइड्रोजन हैलाइड में के आधिक्य में होता है। डायल्किल ईथर की अभिक्रिया से अल्किल हैलाइड के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं हम लोगों को आगे प्रक्रिया में किस तरह से देखने को मिलता है कि भाई डाई अल्किल ईथर, तो ये हो गया डाई अल्किल ईथर, उसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं। बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है, या तो यहाँ से कहीं से भी ब्रेक कर सकते हो। तो ये वाला आर, ये अल्किल और ये हैलाइड होकर दूर हो जाएगा, अर्थात उत्पाद में हमको अल्किल हैलाइड मिलता है। हाइड्रोजन जो है इसके स्थान पर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अल्किल हैलाइड और अल्कोहल दोनों चीज़ें हमको मिलती हैं।
यदि अल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रक्रिया करें, मतलब कि आप लोग अधिक मात्रा में पहले से हाइड्रोजन हैलाइड बना दोगे तो ये वाला जो है इसके साथ प्रक्रिया कर देगा और अधिक अल्किल हैलाइड मिलेगा, अर्थात हम लोगों को मिलेगा तो अंत में अल्किल हैलाइड ही। ठीक है, अब हम लोग एरिल ईथर की बात करते हैं। एरिल ऑक्सीजन आबंध के अधिक स्थायी होने के कारण एल्किल एरिल ईथर का एल्किल ऑक्सीजन आबंध विदलित होता है। इस अभिक्रिया से फिनॉल एवं एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। कैसे, बताते हैं कि भाई ये जो है हम लोगों ने एरिल ईथर का उदाहरण लिया है, उसकी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रक्रिया कर रहे हैं, तो मैंने अभी कहा था कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हम लोग कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ से अल्किल जो है वो दूर हो जाएगा। अल्किल हाइड्रोजन के स्थान पे आ जाएगा, हाइड्रोजन अल्किल के स्थान पे चला जाएगा, और इस तरह से हम लोगों को मिलेगा फिनॉल प्लस अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो हम लोगों ने देखी एक प्रक्रिया कि जिसमें ईथर हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रक्रिया करके अल्किल हैलाइड बनाता है, दूसरा हम लोग एराइल ईथर लेते हैं तो वो फिनॉल बनाता है। यहाँ पे हम लोगों ने जो अल्किल हैलाइड लिया था वो यहाँ पर समान प्रकार के थे, सम्मित थे, लेकिन अगर हम लोग असम्मित लें ईथर कि वेयर आर डज नॉट इक्वल्स टू आर डैश, ठीक है ना, असम्मित ईथर लें तो असम्मित ईथर में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रक्रिया करेंगे तो क्या होगा, तो रासायनिक प्रक्रिया में जो ये आबंध ब्रेक होने वाली प्रक्रिया है, क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रक्रिया हो रही है ज़्यादातर। ठीक है, तो प्रक्रिया में वही होगा जैसे मैंने पहले बॉन्ड ब्रेक किया था। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, हाँ यहाँ से ब्रेक होगा, अर्थात ये वाला अल्किल जो है हैलोजन के साथ जुड़ता है प्लस ओ आर डैश, मतलब आर डैश ओ एच मिलता है। ठीक है ना, इस तरह से। अब हाइड्रोजन हैलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होगा कि ईथर हाइड्रोआइड के साथ सबसे अधिक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कम और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सबसे कम प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो अभिक्रियाशीलता में हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सरलता से प्रक्रिया करता है। ईथरों का विदलन सांद्र HI अथवा HBr द्वारा उच्च तापमान पर होता है। जब इनमें से एक एल्किल समूह तृतीयक समूह हो तो क्या होगा, तो तृतीयक हैलाइड प्राप्त होगा। कैसे, वो बता दें। चलो अब हम लोग दूसरी प्रक्रिया देख रहे हैं कि यदि ईथर में कोई तृतीयक अल्किल जुड़ा हुआ हो और उसकी अगर हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड के साथ प्रक्रिया करें तो हमको उत्पाद कौन सा मिलेगा, तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, तो CH3OH तो मीथेनॉल मिलेगा और आयोडीन जो है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए आपको प्रक्रिया में ध्यान देना पड़ेगा कि अल्किल हैलाइड तो मिलेगा लेकिन तृतीयक हैलाइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी अल्किल हैलाइड मिला, यहाँ पर भी अल्किल हैलाइड मिला, यहाँ पर फिनॉल प्लस अल्किल हैलाइड मिला। ठीक है, यहाँ पर भी अल्किल हैलाइड मिला, लेकिन हाइड्रोक्सिल समूह जो है आरडीएस के साथ गया। यहाँ पर तृतीयक अल्किल हैलाइड मिलेगा। ओके, चलो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस प्रक्रिया के साथ तुलना करो तो हम लोग बता सकते हैं कि आरडीएस जो है जिसके साथ OH जा रहा था वो कैसा होगा, तो आरडीएस जो OH के साथ जा रहा था वो कम कार्बन की संख्या है, और R के साथ जो अल्किल जा रहा था, हैलाइड जा रहा था,
उसका मतलब ये है कि उसकी कार्बन की संख्या जो है वो ज़्यादा है। तो R ग्रेटर देन हम लोग R डैश, ऐसा हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन करना जो है वो ज़रूरी था कि हम लोग R और R डैश को कैसे पहचानेंगे। तो इस तरह से पहचानेंगे भी, जो हाइड्रो यहाँ पे अल्किल जो हैलाइड जो है वो अधिक कार्बन के साथ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 4 कार्बन के साथ गया, और हाइड्रोक्सिल जो है वो कम कार्बन के साथ जाता है। ठीक है, इसलिए ये प्रक्रिया के नीचे ये प्रक्रिया हमको दी गई थी। चलो, अब इसकी जो है क्रियाविधि हम लोगों को समझनी नहीं है। चलो, अब हम लोग जो है वो उदाहरण देखना चाहते हैं। चलो, उदाहरण 11.6। निम्नलिखित अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटाइल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। इस अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा? तो दी गई अभिक्रिया में 2-मिथाइल प्रोप 1 मुख्य उत्पाद होगा। ऐसा क्यों होगा? ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों को जो अल्किल हैलाइड दिया गया है वो अल्किल हैलाइड तृतीयक प्रकार का है। ठीक है, अब अल्किल हैलाइड तृतीयक प्रकार का होगा, इसीलिए हम लोगों को पता है कि भाई अगर अल्किल हैलाइड तृतीयक प्रकार का होगा तो वो विलोपन प्रक्रिया देगा, और विलोपन प्रक्रिया होने की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा, तृतीयक ब्यूटाइल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त अभिक्रिया लिखिए। तो तृतीयक ब्यूटाइल ईथर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सोडियम एल्कोक्साइड को तृतीयक कर सकते हैं, लेकिन अल्किल हैलाइड को हम लोगों को प्राथमिक ही रखना पड़ेगा। मैं प्रक्रिया को समझा देता हूँ कि ये प्रक्रिया दी गई है जो है जूट। यार कब से चालू करने की कोशिश कर रहा है, चालू नहीं हो रही है इसकी बाइक। ये प्रक्रिया दी गई है, लेकिन इस प्रक्रिया को गौर से देखने पर पता चल रहा है कि ये प्रक्रिया गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम लोग गौर करते हैं कि भाई अल्किल हैलाइड पर, ये अल्किल हैलाइड जो है वो तृतीयक प्रकार का है। तृतीयक प्रकार का अल्किल हैलाइड होने की वजह से उत्पाद जो है वो आल्कीन मिलना चाहिए, ईथर मिलेगा नहीं, क्योंकि विस्थापन की जगह कौन सी प्रक्रिया जो है भारी होती है, इसमें विलोपन प्रक्रिया जो है वो हो जाती है, इसकी वजह से आल्कीन मिलेगा। तो यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में सुधार करो, तो क्या सुधार करेंगे? सुधार ये करेंगे कि ये जो सोडियम एल्कोक्साइड है ना वो तृतीयक कर देंगे, और ये जो तृतीयक हैलाइड है ना वो प्राथमिक प्रकार का कर देंगे। इस तरह से अब हम लोगों को क्या मिल सकता है? प्रतिस्थापन प्रक्रिया से ईथर प्राप्त हो सकती है। तो ऊपर वाला उत्पाद अब यहाँ पर नीचे मिला, सुधार ये हम लोगों ने किया। चलो आगे। चलो, अब हम लोग देख रहे हैं उदाहरण नंबर 11.7। निम्नलिखित ईथरों को हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ गर्म करने से प्राप्त मुख्य उत्पाद लिखिए। देखो, अभी हम लोगों ने ये प्रक्रिया देखी कि ईथर अभी जब हम लोग हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ प्रक्रिया करते हैं तो तृतीयक जो होता है ना, तृतीयक मतलब कि अधिक कार्बन जो होता है वो आयोडीन के साथ जाता है। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने अभी जो है वो समझा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर भी जो है हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रक्रिया परिस्थिति के अनुसार अभिक्रियाशीलता में हाइड्रोआयोडिक एसिड जो है वो सरलता से प्रक्रिया करती है। इसीलिए
हम लोग अब आगे देख रहे हैं। कि ये है ईथर CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब जो है बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो है वो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। ओके, तो अधिक कार्बन को जो है आयोडीन के साथ ले जाते हैं, तो CH3 CH2 CH CH2 I प्लस CH3 CH2 OH किसके साथ प्रक्रिया चल रही है? HI के साथ। तो इसी तरह से आप लोगों को बाकी की सारी प्रक्रिया हैं जो आप लोग जो है वो खुद हल करना। तो ये चैप्टर का जो है ये, चलो ना, लास्ट चीज़ है तो इसको सब पूरा कर देते, मैं ही पूरा कर देता। CH3 CH2 CH2O CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि अधिक कार्बन के साथ आयोडीन जाएगा, तो उत्पाद मिलेगा CH3 CH2OH प्लस आयोडीन CH3 CH3 CH2 CH3। तीसरा जो है वो दिया है CH2 माइनस, सॉरी बॉन्ड है, माइनस नहीं, बॉन्ड जो है वो यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से आयोडीन जाएगा। अधिक कार्बन के साथ आयोडीन और कम कार्बन के साथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है 11th आप लोगों का यहाँ पर पूर्ण होता है। ठीक है ना, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 के लिए।